हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन आया है शेयर कैपिटल से रिलेटेड। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, किस तरह से प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि रॉकस्टार लिमिटेड एक कंपनी जिसने 2 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए। 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर 20% प्रीमियम के साथ इशू किया। तो 20% प्रीमियम कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? जो आपकी फेस वैल्यू होती है एक शेयर की, उसी का 20% आपको कैलकुलेट करना है। तो वो बन जाएगा 2 रुपए। कंपनी ने 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर 2 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया। तो इशू प्राइस हो गया 12 रुपीज। जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे 12 रुपए 12 रुपीज की पेमेंट करनी होगी, जिसकी डिमांड कंपनी कैसे कर रही है? 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 2 रुपीज फेस वैल्यू एंड 2 रुपीज प्रीमियम कंपनी अलॉटमेंट पर डिमांड कर रही है। बैलेंस ऑन कॉल, बैलेंस ऑन कॉल कितना, कैसे फाइंड करोगे? आपका एक शेयर 12 रुपीज का है, अलॉटमेंट तक कंपनी 9 रुपीज की डिमांड कर चुकी है। तो बैलेंस कितना रहा? 12 - 9, 3 रुपीज। 3 रुपीज कंपनी ने फाइनल कॉल पर डिमांड की। अब कंपनी को 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन की जगह 3,20,000, 3,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई, ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब इस केस में कंपनी कितने शेयर अलॉट कर सकती है? जितने शेयर्स इशू करती है कंपनी, सिर्फ उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो 1,20,000 एप्लीकेशन कंपनी के पास ज्यादा आई है। अब कंपनी कैसे अलॉटमेंट करेगी? कंपनी ने कहा कि मैं 20,000 शेयर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रही हूँ, उनका तो पैसा मैं रिफंड करूंगी। बाकी जो 3 लाख एप्लीकेशन रह गई, 3 लाख एप्लीकेशन पर 2 लाख शेयर्स अलॉट किए जाएंगे प्रोरेटा बेस पर। प्रोरेटा का मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की जाएगी। जो जितने शेयर्स खरीदना चाहता है उसको उतने नहीं, थोड़े से कम शेयर्स अलॉट किए गए हैं। अब यहां पर सिम्बा एक शेयर होल्डर है जिसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब उसने इतने शेयर्स अप्लाई किए थे। अलॉटमेंट कितनी हुई थी ये आपको फाइंड करना है। ये अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये अप्लाइड है। और प्रोरेटा के केस में अप्लाइड एंड अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट होते हैं। जितने अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उससे कम अलॉटमेंट की जाती है, तो आपको वो फाइंड करना होगा। अब इस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफीट किया, कैंसिल किया, और उसमें से 6,000 शेयर्स को री इशू कर दिया ऑन अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। जर्नल एंट्रीज बनानी, तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी? जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कहां से स्टार्टिंग होती है? वो वेट करती है कि उसके बैंक में पैसा कितना आ रहा है, कितने लोग खरीदना चाहते हैं, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन इसको रिसीव हुई। अगर मैंने 2 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, तो क्या सभी शेयर्स मेरे बिक जाएंगे, या इससे ज्यादा की डिमांड आएगी, कम की डिमांड आएगी, कितनी डिमांड आएगी? ये सब कुछ डिपेंड करता है फर्स्ट एंट्री, जहां पर हमें पता चलता है कि बैंक में कितना पैसा आया, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, कौन लोग खरीदना चाहते हैं। इसी एंट्री के बेस पर ही कंपनी अलॉटमेंट का डिसीजन ले सकती है, और उसको परमिशन भी तभी मिलेगी जब उसको 90%, मिनिमम 90% ऑफ द इशूड शेयर्स का एप्लीकेशन मिलेगा, तभी वो अलॉटमेंट कर सकती है। मतलब अगर 2 लाख का 90%, 1,80,000 से कम एप्लीकेशन रिसीव होती तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। ये तो ओवर सब्सक्राइब का केस है, तो हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, तो हम अलॉटमेंट तो कर सकते हैं। इस केस में तो हमें पता है। लेकिन नॉर्मली फर्स्ट एंट्री हम वेट करते हैं। क्यों वेट करते हैं? कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई या नहीं हुई, हम अलॉटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सभी कुछ इसी पर डिपेंड करता है। तो पहली एंट्री आपकी बनेगी 3,20,000 एप्लीकेशन का पैसा जो आपको मिला, क्योंकि जिन्होंने खरीदना है, जो लोग खरीदना चाहते हैं आपकी कंपनी का शेयर, उन्होंने आपके बैंक में पैसा जमा कर दिया।
अब किसी को नहीं पता, ना तो कंपनी को पता कितनी एप्लीकेशन आ चुकी है, ना ही पब्लिक को पता था। जो खरीदना चाहता था बस वो बैंक में पैसा जमा कर रहा था। तो इस हिसाब से हमारे पास 16 लाख रुपीस आ गए। अब इस पॉइंट पर कंपनी डिसाइड करेगी कि ये जो पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिल गया तो मैं अलॉटमेंट कैसे करूं, क्योंकि अलॉटमेंट तो 2 लाख शेयर ही की जा सकते हैं। तो अब हमारी अकाउंटिंग होगी, हम चेक करेंगे कि हम करें क्या। तो कंपनी कह रही है कि मैं 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर रही हूँ। रिजेक्ट कर रही है इसका मतलब अलॉटमेंट नहीं होगी, उनका पैसा 1 लाख रुपीस रिफंड किया जाएगा। तो 16 लाख में से 1 लाख रुपीस तो निकल गए, 15 लाख बचे। अब बाकी 3 लाख एप्लीकेशन, 20,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो बाकी कितनी बची? 3 लाख एप्लीकेशन, जिस पर कंपनी कह रही है मैं 2 लाख शेयर्स अलॉट करूंगी। अब यहाँ पर प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट हो रही है। तो कंपनी प्रोरेटा बेस पर जब अलॉटमेंट करती है तो जो 1 लाख एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा है ना, कंपनी अलॉटमेंट तो 2 लाख शेयर कर रही है और एप्लीकेशन का पैसा 3 लाख का है। तो 1 लाख एप्लीकेशन का पैसा जो एक्स्ट्रा है वो कंपनी 5 लाख रुपीस रिफंड नहीं करती, एज ए एक्स्ट्रा मनी, एज ए एडवांस कंपनी अपने पास ही रखती है और उसे नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करती है। तो नेक्स्ट कॉल हमारी क्या है एप्लीकेशन के बाद? अलॉटमेंट। तो ये 5 लाख रुपीस अलॉटमेंट में अब एडजस्ट किए जाएंगे। ये माना जाएगा कि इनसे, ये जो शेयर होल्डर है, इनसे हमें 5 लाख रुपए अलॉटमेंट के नाम के पहले ही आ चुके हैं। अब इस सबको जर्नल एंट्री में कैसे लिखोगे? देखो, तो हमारा एप्लीकेशन का पैसा जो हमें रिसीव हुआ, पहली इंस्टॉलमेंट जो हमें रिसीव हो गई, जो लोग खरीदना चाहते थे, अब ये पैसा हमें ट्रांसफर करना है कहाँ? शेयर कैपिटल में। क्योंकि आपने एक शेयर नाम का प्रोडक्ट बेचा, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिली है, तो उसी अकाउंट में आप इसे ट्रांसफर करोगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 16 लाख। हम अलॉटमेंट कितने कर रहे हैं? 2 लाख शेयर्स। तो 2 लाख पर 5 रुपीज, 10 लाख रुपीज ही आप शेयर कैपिटल में डालोगे। जो एप्लीकेशन का पैसा बनता है सिर्फ उतना ही आप डालोगे। अगर आपको अलॉटमेंट का भी एडवांस मिल गया तो वो शेयर कैपिटल में अभी नहीं डालोगे। जब जब हम डिमांड करते जाते हैं तब तब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं। एक्स्ट्रा पैसा जब तक डिमांड नहीं की है तब तक उस पैसे को हम शेयर कैपिटल में नहीं डालेंगे। तो अब देखो, 2 लाख शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो तो वो तो शेयर कैपिटल में आ गया। इसके बाद आपने 20,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया तो बैंक से पेमेंट हो जाएगी 1 लाख, राइट? तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। एक बात याद रखना, शेयर्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो बैंक के थ्रू होती है, कैश के थ्रू नहीं होती। अब जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो एडवांस हम लेके चल रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे, तो वो अलॉटमेंट में हम एडजस्ट करेंगे। तो अलॉटमेंट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम, नया नाम हमने अलॉटमेंट रखा और वो अकाउंट हमने खोला कि हमें अलॉटमेंट के नाम का 5 लाख रुपए मिल गया है। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख रुपीज। फिर से समझो, एप्लीकेशन पर 16 लाख रुपीज आपको रिसीव हुए, 20,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट की, 1 लाख रुपीज बैंक से पेमेंट कर दी, 2 लाख शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो जिसका पैसा बनता है 10 लाख रुपीज, और जो 1 लाख एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं। तो अलॉटमेंट अकाउंट को हम पहले ही क्रेडिट कर रहे हैं कि ये अलॉटमेंट के नाम का पैसा हमें रिसीव हो गया है। ये एंट्री आपको समझ में आ गई, अकाउंटिंग हो गई। अब एप्लीकेशन के बाद कंपनी के पास पूरी लिस्ट है, तो कंपनी अब क्या करेगी? अलॉटमेंट की तैयारी करेगी कि किसको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं। इससे पहले कंपनी अलॉटमेंट मनी डिमांड करेगी और डिमांड करने से पहले कंपनी एक ड्यू की एंट्री बनाएगी कि अब मुझे अगर अलॉटमेंट का पैसा डिमांड करना है तो मेरे पास पैसा आना कितना चाहिए, ताकि कंपनी अपने पैसे का ट्रैक रख सके कि सभी शेयर्स पर उसको मनी रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे 2 लाख शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपीज, और फेस वैल्यू को आप शेयर कैपिटल में डालोगे, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे। कंपनी कहती है मुझे इतना पैसा लेना है, कंपनी मान के चलती है कि बहुत बहुत आराम से मुझे ये पूरा पैसा मिल जाएगा, और पहले ही शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। हम जब डिमांड करते हैं तभी हमने क्रेडिट कर दिया।
आप कहोगे जब 5 लाख पहले ही मिल चुके, हमने दोबारा से ड्यू की एंट्री क्यों बनाई? ड्यू की एंट्री हम पूरी अमाउंट से इसलिए बनाते हैं ताकि पूरा हम चेक कर सके कि पूरी अमाउंट कितनी आनी थी, उससे हम ट्रैक रख पाएंगे। अगर यहाँ पर 5 लाख माइनस कर दिए तो गलत हो जाएगा। तो कंपनी चेक करती कि टोटल मुझे 2 लाख शेयर्स पर कितना पैसा मिलना चाहिए, दैट इज 8 लाख रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब पैसा आया कितना, एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी जब बैंक में पैसा आएगा। अभी ये पैसा आया नहीं है, ये तो हमने चेक किया है कि इतना मिलना चाहिए। तो यहां पर लिखा है कि सिम्बा जो एक एप्लीकेंट है 15,000 शेयर्स का, 15,000 शेयर्स वो खरीदना चाहता था, उसने आपको अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। तो ये एप्लीकेंट है, हमें पता करना होगा कि इसने शेयर्स अप्लाई तो 15,000 किए थे, तो कंपनी ने इसको अलॉट कितने किए। तो जितने शेयर्स अलॉटेड होते हैं उसी हिसाब से तो ड्यू अमाउंट बनेगी ना, कि इसके अलॉटमेंट का पैसा बना कितना। तो ये सब कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर हमें 8 लाख रुपीज लेने हैं तो 5 लाख रुपीज तो ऑलरेडी आ चुके हैं एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पर ये माइनस होने के बाद अब हमें 3 लाख रुपीज बाकी लेने हैं। तो सिम्बा ने अगर 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो अलॉटेड नंबर शेयर्स कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको एक साइड पर एप्लीकेशन लिखना है, दूसरी साइड पर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का नंबर आपको पता है 15,000, अलॉटेड का नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ आ गया। तो जहां क्वेश्चन मार्क है उस नंबर को ऊपर लिखो, दूसरा एप्लीकेशन का नंबर नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 15,000, आपके पास आ गया 10,000 शेयर्स अलॉटेड। उसको 10,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे। अब जो सिम्बा है, अगर उसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसने पैसा तो 5 रुपीज के हिसाब से 75,000 रुपीज कंपनी के पास जमा किए होंगे। जितने शेयर्स खरीदने चाहे थे शेयर पब्लिक ने, उस हिसाब से बैंक में पैसा जमा किया था। तो उसी तरह से सिम्बा भी 15,000 शेयर्स खरीदना चाहता था और उसने 75,000 बैंक में जमा कर दिए। कंपनी ने अगर उसको 10,000 शेयर्स अलॉट किए तो उसका एप्लीकेशन का पैसा 50,000 बनता है, और बाकी 25,000 कंपनी ने क्या किया है, एज ए एडवांस रखा, जो कि कंपनी ने कहा कि हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो ये जो आपका एडवांस 5 लाख रुपीज है, इसी में ये 25,000 इंक्लूडेड है, दोबारा से प्लस माइनस नहीं करना। अब इस 25,000 के एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए अब आप देखो कि इससे 4 रुपए अलॉटमेंट पर हमको लेने हैं। तो 4 रुपए में से 2 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम है। हमेशा याद रखना, जब भी ये एडवांस का पैसा आपको एडजस्ट करना है तो पहले फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करोगे। तो 10,000 शेयर्स का 2 रुपीज के हिसाब से फेस वैल्यू बना 20,000। हमारा ये एडवांस पूरा फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट हो गया। उसके बाद 5,000 जो रुपीज बच गए एडवांस के, उसे अब हम प्रीमियम के साथ एडजस्ट करेंगे। तो प्रीमियम बनता है 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए 20,000। तो 20,000 में से प्रीमियम भी 5,000 मिल गया, बाकी 15,000 रुपीज की इसने पेमेंट नहीं की। तो जो 15,000 रुपीज आपको नहीं मिले, वो प्रीमियम वाला हिस्सा नहीं मिला, फेस वैल्यू का हिस्सा इसने पे किया है। शेयर्स के केस में हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू और प्रीमियम की अकाउंटिंग अलग रहती है। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला या मिला, कितना मिला, उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड है, उसको उस हिसाब से डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जो पैसा फेस वैल्यू का है वो आप शेयर कैपिटल में डालते हो और उसके हिसाब से आप शेयर कैपिटल को प्लस माइनस करते हो। तो अगर आपके पास एडवांस का पैसा है तो पहले फेस वैल्यू से एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद प्रीमियम के साथ। अब यहाँ पर सिम्बा ने 15,000 रुपए पे नहीं किए, तो हमें 2,85,000 हमारे बैंक में जमा हो गए। तो अब आपको ये समझ में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 2,85,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,85,000। आप इसे कॉल इन एरियर के साथ भी कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,85,000, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 15,000। जितना पैसा नहीं मिला बस उतना ही आपको दिखाना है कि हमें ये नहीं मिला। ये नहीं है कि अलॉटमेंट पर 10,000 शेयर्स पर मुझे 4 रुपए नहीं मिले, 40,000 नहीं। जितना पैसा हमने उसका एडवांस एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस रह गया वो आपको यहाँ पर दिखाना है। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख। यहां तक समझ में आ गया।
इसके बाद अलॉटमेंट के बाद बनती है, अभी कंपनी ने इसके शेयर्स को फोरफिट नहीं किया क्योंकि कंपनी कह रही है उसने कॉल का पैसा भी नहीं दिया, इसका मतलब एंड फाइनल कॉल की भी इससे डिमांड की गई है। तो अब पहले हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे। जैसे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री की थी, तो इसी तरह से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइनल इंस्टॉलमेंट की ड्यू की एंट्री करोगे कि अब हमें लास्ट में 2 लाख शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा कितना आना चाहिए, 6 लाख रुपीज। 3 रुपीज मैंने कैसे निकाला, मैंने बताया था आपको, 12 रुपीज का शेयर है, 9 रुपीज आप डिमांड कर चुके, तो 3 रुपए बचा। तो 3 रुपीज फाइनल कॉल पर अगर कंपनी डिमांड करती है तो कंपनी को 6 लाख रुपीज मिलने चाहिए। अब यहां पर भी सिम्बा ने 10,000 शेयर्स पर पेमेंट नहीं की, तो 6 लाख में से 30,000 रुपीज नहीं मिले, बाकी 5,70,000 रुपीज मिले। तो अगर अब आपको एंट्री करनी है तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख शेयर्स नहीं, अब आपको 1,90,000 शेयर्स पर पैसा मिला, 5,70,000, जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपने क्रेडिट किया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मुझे इतना पैसा मिला है, जितना पैसा मिला बस उतने से ही हमने क्रेडिट किया। बाकी यहाँ पर बैलेंस स्टैंड करेगा जो शो करेगा कि हमें इस कॉल पर 30,000 रुपए नहीं मिले। आप इसे कॉल सिनेरियर के साथ भी कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट 5,70,000, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 30,000, जितना पैसा नहीं मिला। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 लाख। अब ये फाइनल कॉल अकाउंट वाला यहाँ पर तो क्लोज हो जाएगा और कॉल सिनेरियर में शो करेगा कि हमें इस कॉल पर इतना पैसा नहीं मिला। तो दोनों में से एक तरह से आप कोई भी चीज को फॉलो करोगे तो उसी तरह से आपको एंट्री करनी है। अगर आप कॉल सिनेरियर के साथ कर रहे हो तो जहां जहां हर जगह जहां पर भी पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुई वहां पर आपको हर जगह कॉल सिनेरियर अकाउंट के साथ ही एंट्री करनी होगी। ये नहीं है कि एक बार आपने कॉल सिनेरियर के साथ कर दिया दूसरी बार नहीं किया, नहीं, एक मेथड को फॉलो करोगे, या तो कॉल सिनेरियर के साथ करो या बिना कॉल सिनेरियर के साथ। अब फाइनल कॉल भी हो गई। अब फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने सिम्बा के शेयर्स को फोरफिट कर दिया। तो अब यहां पर कंपनी ने सिम्बा के शेयर्स को फोरफिट कर दिया, तो कंपनी ने कौन से पॉइंट पर इसके शेयर्स को फोरफिट किया है, फाइनल कॉल के बाद शेयर्स को फोरफिट किया है। तो इसका मतलब कंपनी पूरे 10 रुपीज फेस वैल्यू की डिमांड कर चुकी है। कंपनी को 10 रुपए में से 5 रुपीज एप्लीकेशन के रिसीव हुए, तो जो पैसा कंपनी को फेस वैल्यू का रिसीव होता है वही कंपनी फोरफिट करती है। तो फोरफिटेड अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, तो एक तो 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन का पैसा 5 रुपीज 50,000 बना, और उसके बाद कंपनी को अलॉटमेंट के 2 रुपए फेस वैल्यू 20,000 रुपीज भी तो मिल चुके हैं। फिर से समझो, कंपनी को टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली थी, 15,000, तो 15,000 में से 5,000 एप्लीकेशन का पैसा 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा है। 25,000 में से आपने 20,000 रुपए अलॉटमेंट की फेस वैल्यू में एडजस्ट किए थे, तो जो फेस वैल्यू में आपने अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट किया वो आपका फोरफिटेड अकाउंट में रहेगा। प्रीमियम का पैसा 5,000 रुपीज फोरफिटेड अकाउंट में नहीं आएगा। प्रीमियम का पैसा अगर कंपनी डिमांड करती है और शेयर होल्डर से या तो पूरा पैसा या जितना भी पैसा कंपनी को मिल चुका है वो उसे प्रीमियम अकाउंट में ही रहने देती है, उसको दोबारा से रिवर्स नहीं करती। मतलब प्रीमियम के अकाउंट से निकाल के आपको फोरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। देखो यहाँ पर इसकी एंट्री कैसे होगी। अब कंपनी अगर फोरफिट कर रही है शेयर्स को तो इसका मतलब शेयर कैपिटल भी कैंसिल हो जाएगी। जितने शेयर्स कंपनी कैंसिल कर रही है उतने अमाउंट की शेयर कैपिटल भी आपकी रिवर्स हो जाएगी, कम हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो कंपनी के 10,000 शेयर्स पर 10 रुपीज कंपनी अब तक डिमांड कर चुकी है, तो 1 लाख से आप डेबिट करोगे। इसके बाद कंपनी ने प्रीमियम का पैसा डिमांड किया 2 रुपीज के हिसाब से, जो कि बनते हैं 20,000। 20,000 में से अगर शेयर होल्डर ने 5,000 रुपीज पे कर दिए, आपने एडजस्ट किए ना 5,000 एडजस्ट करने के बाद जो 15,000 प्रीमियम का पैसा नहीं मिला बस उतना ही आप डेबिट करोगे। अब 1,15,000 में से कंपनी को कौन कौन सी कॉल पर पैसा नहीं मिला आपको वो क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट पर आपको 15,000 नहीं मिले, बस उतना ही दिखाओगे कि हमें 15,000 नहीं मिले। फाइनल कॉल के आपको 30,000 नहीं मिले तो 30,000 आप क्रेडिट करोगे, और जो पैसा आपको मिल चुका है 7 रुपीज
50 प्लस 2 रुपीज 20,000 50,000 प्लस 20,000 70,000 आपका फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री बन गई फोरफीचर की। बहुत इजी हो गया। अब इसको आप कॉल इन एरियर के साथ करना चाहो तो इस तरह से बन जाएगा। शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो उसी तरह से डेबिट होंगे। बस फर्क क्या है, जो आपने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा अलग अलग दिखाया है, उसकी जगह आप एक अकाउंट कॉल इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट करोगे 45,000 से। तो इस एंट्री के बाद अब फॉरफीचर के बाद कंपनी कह रही है कि हमने 6,000 शेयर्स को री इशू किया। 6,000 शेयर्स को री इशू किया कितने रुपए में? कंपनी कह रही है हमने 2 रुपए डिस्काउंट पर री इशू किया। अब 2 रुपए के डिस्काउंट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? भी यहां तो लिखा ही नहीं है कि फुल्ली पेड दिया है शेयर या इतने रुपए का पेड अप माना जाए, कुछ भी नहीं लिखा। तो उस केस में आप ये मान के चलते हो कि जो पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप है ना, वही आपकी इस नए वाले शेयर होल्डर की भी कॉल्ड अप रहेगी। ये माना जाएगा कि इतना पेड अप है। तो यहाँ पर अगर पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप 10 रुपीज है, तो इसका भी माना जाएगा कि जो ये शेयर इसको मिल रहा है वो 10 रुपए वाला शेयर मिल रहा है और 2 रुपए के डिस्काउंट पर। तो कंपनी 8 रुपए में 10 रुपए का सामान बेच रही है। तो कंपनी 8 रुपए में अगर बेचेगी 10 रुपए का सामान, तो क्या होगा? 8 रुपए में बेचा, कंपनी ने 6,000 शेयर्स नए शेयर होल्डर को इशू किए, तो कंपनी को 48,000 रुपीज रिसीव हुए। 2 रुपए का नुकसान हुआ तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट से ही एडजस्ट किया जाएगा। मतलब पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से कंपनी अपने नुकसान को एडजस्ट करती है, तो वो हो गया 12,000। अब कंपनी के तो 6,000 शेयर्स है, तो 6,000 शेयर्स कंपनी ने फुल्ली पेड अप दिए। पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप क्या है? 10 रुपीज। 10 रुपीज मतलब पूरा आपका एक शेयर 10 रुपए का है, तो पूरे 10 रुपए का आपने शेयर उसको अलॉट किया, लेकिन 8 रुपए लेकर के। तो 2 रुपए का नुकसान कंपनी का है, कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। अब ये यहाँ पर सब कुछ होने के बाद, सारी एंट्रीज होने के बाद, फाइनली अब कंपनी ये देखेगी कि 6,000 शेयर्स पर अब मेरे पास कितना पैसा बच गया है पहले वाले शेयर होल्डर का। तो देखो यहाँ पर पहले वाले शेयर होल्डर से आपको 5 रुपीज एप्लीकेशन और 2 रुपीज अलॉटमेंट यही मिला था ना। फेस वैल्यू आपको देखनी है, तो इसका मतलब हर शेयर के 7 रुपीज कंपनी को रिसीव हुए। तो इसी तरह से 6,000 शेयर्स के 7 रुपीज के हिसाब से 42,000 रुपीज फॉरफिटेड अमाउंट हो गई, जिसमें से कंपनी ने लॉस को एडजस्ट किया। तो बाकी जो बचे 30,000, ये फाइनली कंपनी का गेन है, प्रॉफिट है, जिसे कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो ये था क्वेश्चन। एंड तक आई होप समझ में आ गया कि किस तरह से आप इसको प्रेजेंट करोगे, सॉल्व करोगे। फॉरफीचर की एंट्री कैसे बनती है, री इश्यू की एंट्री कैसे बनती है। यहाँ पर अगर यहाँ नहीं लिखा कि फुल्ली पेड अप क्या है, तो आप किस तरह से इसको मानोगे, क्या चीज कैलकुलेशन करनी है। तो सब कुछ समझने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखो, और तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।